गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के जो हमारा सेशन है इंटरनेशनल, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग अब्यूज है और नवज्योति इंडिया फाउंडेशन की शुरुआत ही ड्रग अब्यूज, ड्रग प्रिवेंशन के प्रोजेक्ट्स के साथ शुरू हुई थी। आज से तकरीबन 32 साल पहले जब डॉक्टर किरण बेदी डीसीपी नॉर्थ थी, तब उन्होंने ये देखा कि जितने भी छोटे मोटे जो क्राइम के लिए लोग क्राइम कर रहे हैं सोसाइटी में, ड्रग अब्यूज एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से समाज में अपराध बढ़ रहा था। एक कॉन्सेप्ट बनाया गया जिसको कहा गया कि वेलफेयर पुलिसिंग, कि पुलिस का काम केवल समाज में अपराध होने के बाद उसको क्रिमिनल को अरेस्ट करना नहीं होना चाहिए, उसका काम अपराध की रोकथाम में भी उतना ही अहम होना चाहिए। उसी के साथ एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई जिसका नाम रखा गया नवज्योति, जिसमें कि जितने भी लोग जो ड्रग्स के पीड़ित थे उनकी ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट करे गए। तकरीबन एक साल पहले 5 जनवरी 1988 में इसको एक संस्था का रूप दे दिया गया, नवज्योति इंडिया फाउंडेशन, जो आज भी समाज में अपराध की रोकथाम के लिए कार्यरत है। और वो सारे जो कारण हैं जिसकी वजह से एक समाज में अपराध हो सकता है, चाहे वो नशा हो, चाहे चोरी हो, चाहे इलिटरेसी हो, गरीबी हो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो, उन्हीं सभी के ऊपर नवज्योति इंडिया फाउंडेशन दिल्ली और गुड़गांव में अलग अलग प्रोजेक्ट्स कर रही है। आज का जो हमारा सेशन है, हमारे साथ रमेश भाई हैं जो हमारे साथ बहुत टाइम से नवज्योति के साथ जुड़े हुए हैं। वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये एक नशा मुक्ति केंद्र भी चलाते हैं और हम नवज्योति में वॉलेंटियर भी हैं और बहुत अच्छा काम समाज में नशे के प्रचार प्रसार के लिए और उनके लोग जो ग्रसित हैं नशे से, उनके उपचार के लिए काफी अच्छा काम कर रहे हैं और भूमिका निभा रहे हैं। रमेश जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है आज के सेशन में, और मैं आशा करती हूँ कि आपकी जो अपने अनुभव रहे हैं इस कार्य क्षेत्र में, उनसे हमारे साथ जितने भी ज्यादातर जो आज जुड़े हैं वो युवा वर्ग है, हमारे बच्चे हैं, हमारे बेनिफिशियरीज हैं जो अलग अलग कोर्सेज में स्किल ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, और हमारे बवाना में रेमेडियल एजुकेशन के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं रेमेडियल। और मैं आशा करती हूँ कि आपके जो अपने अनुभव हैं जीवन के, और जो आप जब आप नशे से संबंधित लोगों के संपर्क में आते हैं, उनसे जो अनुभव है, उन सभी का निचोड़ आप इन बच्चों के साथ शेयर करेंगे और इन बच्चों को उसके रोकथाम और कैसे उसको प्रिवेंट करें, या अगर आसपास में इनके कोई ऐसे लोग दिखते हैं जो नशे से ग्रसित हैं, उनकी कैसे मदद की जाए, उसमें आज इन बच्चों को बहुत सहायता मिलेगी। बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम पूरे सेशन के दौरान अपने माइक्रोफोन्स को ऑफ रखेंगे ताकि हम क्लियरली रमेश भाई की बातें सुन सकें और ध्यान लगा के उनकी बातें सुने समझे। पूरे सेशन के दौरान आपको जो भी सवाल आपके मन में आते हैं, आप चैट बॉक्स में लिख के टाइप करके वो सवाल भेजते जाइए। रमेश भाई तकरीबन 35-40 मिनट की अपने सेशन के बाद एक एक करके वो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देंगे। आप माइक्रोफोन को ऑफ ही रखें, सेशन ध्यान से सुने और जो भी आपके सवाल हैं चैट बॉक्स में डाल दीजिए। रमेश जी, नाउ ओवर टू यू। आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है फिर से कि माइक्रोफोन्स ऑफ रखें और जो भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। प्लीज रमेश जी, प्लीज यू कैन स्टार्ट। थैंक यू मैम। मेरा सभी को नमस्कार। मेरा नाम रमेश है और मैं एक सुधरता हुआ एडिक्ट हूँ। सुधरता हुआ एडिक्ट इसलिए कि मैं अब वो सारी चीजें छोड़ चुका हूँ। तो अगर बात कहें कि ये सारी चीजें मेरे जीवन में आई कैसे, तो क्या मेरी आवाज आ रही है? रमेश जी, थोड़ा सा लाउडली आपको बोलना पड़ेगा, शायद थोड़ा सा तेज बोलेंगे तो। हाँ जी, ठीक है। एक
आ रही है क्या मेरी आवाज? हाँ जी, थोड़ा बेटर है, बेटर है। हाँ जी, हाँ, थोड़ा सा माइक को ऐसे किया। तो मैं ये कह रहा था कि मेरे जीवन में ये नशा कैसे आया। एक बहुत ही छोटी उम्र के अंदर, मेरी करीब 14 साल की उम्र होगी, मैं स्कूल के अंदर फुटबॉल खेला करता था, साइकिल रेस, मतलब अच्छा एथलीट था एक। तो एक मेरे दोस्त था जो हमेशा मुझसे थोड़ा सा आगे आ जाता था साइकिल रेस में। तो मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य होता था कि ये आगे क्यों आता है। तो मैंने जब उसको देखा, वॉच किया, तो वो सिगरेट में कुछ पीता था। मैंने उससे पूछा तो उसने रेस जीतने की, स्टिल पावर की वजह वही बताई, और मुझे भी लगा कि मुझे भी लेना चाहिए अगर मुझे गेम में जीतना है तो। और मैंने वो ले लिया, और उसके बाद हुआ भी ऐसा ही कि मैं फिर साइकिल रेस में जीतने लगा। और उसके बाद हुआ क्या कि फिर मेरे दोस्त लोग मुझे यूज करने लगे, मुझे अपनी टीम में लेने लगे फुटबॉल में, और ये सोच करके इसको एक सिगरेट पिलाएंगे और ये गोल पक्का निश्चित है, ये गोल मारेगा। तो मेरे जीवन में स्टार्टिंग में ऐसे नशा आया कि जब मैंने अपने आप को कमजोर समझा, अपनी स्टिल पावर को बढ़ाना चाहा, गलत दोस्तों को अपना अपना हमदर्द मान लिया मैंने, मेरे जीवन में नशा आया। और वो इस कदर आया, बढ़ता चला गया कि मेरी पढ़ाई फिर छूट गई। मैं जिस एरिया में पढ़ाई करता था वहाँ 4 स्कूल थे, चारों स्कूल से 4 साल के अंदर मेरा नाम काट दिया गया, और मेरी मम्मी वहाँ उनके पैर पकड़ती गई। और वो नशा मेरे जीवन में बढ़ता चला गया, और इस कदर बढ़ गया वो नशा कि फिर करीब 79 के टाइम में मुझे किसी ने, जिसको हम स्मैक कहते हैं, ब्राउन शुगर कहते हैं, वो मेरे जीवन में आया। और उसके बाद फिर मेरा जो प्रोसीजर शुरू हुआ वो जेल आने जाने का शुरू हो गया। और मुझे ये लगता था कि इसको छोड़ने का कोई रास्ता नहीं है, और मैंने बहुत सारे इलाज कराए, बहुत सारे डॉक्टर के पास, बहुत सारे हॉस्पिटल में, लेकिन कहीं मुझे इससे निजात नहीं मिली। लेकिन 95 की बात है, जब जेल के अंदर मैंने ये देखा, जब मैम किरण बेदी ने जेल के अंदर सुधार किया और वहाँ भी एक नशा मुक्ति प्रोग्राम चलाया, नशे को बंद किया, वहाँ पर जो बीड़ी पीते थे उसको बंद कर दिया, बीड़ी सिगरेट और दूसरे नशे को। तो मुझे वहाँ से 95 में एक मैसेज मिला, एक नया जीवन, एक नई ज्योति मुझे एक दिखाई दी कि मेरे जीवन में जल सकती है। वहाँ से मुझे मैसेज मिला, और फिर मैं नवज्योति में, मेरी मम्मी और मेरी वाइफ मुझे एडमिट कराने के लिए कई दिनों तक वहाँ पर गए। मेरा ज़्यादा रिकॉर्ड खराब होने की वजह से मुझे नहीं ले रहे थे। फिर मैंने ओपन डोर वहाँ से इलाज लिया, वो दवाई खिलाते थे और चले जाते थे। फिर मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छे दिन आने लगे, लेकिन छोड़ पकड़ चलती रही, क्योंकि मैं समझ नहीं रहा था। इलाज तो मुझे मिल रहा था, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरी नज़र में नशा करना इलाज था। मैं एक्चुअली, मैं ही नहीं, बहुत सारे एडिक्ट, जितने भी एडिक्ट हो चुके होते हैं, वो एक्चुअली नशा नहीं कर रहे होते, वो तो अपने आप को ठीक कर रहे होते हैं, अपना इलाज कर रहे होते हैं वो। क्योंकि जब नशा उतरने के बाद उनको विड्रॉल होते हैं, विड्रॉल सिम्टम आते हैं, वो तकलीफ में पाते हैं, उस तकलीफ से निजात पाने के लिए वो लोग नशा करते हैं। और ऐसा कह लो कि वो अपना इलाज कर रहे होते हैं, नशा नहीं कर रहे होते। लेकिन समाज ये समझता है कि वो नशा कर रहे हैं, परिवार ये समझता है कि वो नशा कर रहे हैं, लेकिन फिर ये उनके दिल की दुख दर्द कौन समझे कि ये प्रॉब्लम है, इसका इलाज करना चाह रहा है। लेकिन ये समझा जब मैंने जेल के अंदर मैंने किरण बेदी को देखा कि जिस डोल के अंदर, जिस यानी कि ड्रम के अंदर हम टॉयलेट साफ करते थे, उसी में हमारा खाना आता था, सब्जी आती थी मैम किरण बेदी से पहले। लेकिन उसके बाद वो जब सेपरेट हुआ, अच्छे स्टील के डोल आए लोहे की बजाय, तो लगा कि कोई हमें भी समझने वाला है, हमें भी प्यार करने वाला है। और जो इसकी तरफ, इससे पहले की बात कह लीजिए कि जो हमें क्रिमिनल बनाया, नक्शे ने तो बनाया, लेकिन उसमें कुछ पुलिस का भी हाथ रहा। लेकिन जब हमने देखा कि एक पुलिस ऑफिसर ही एक दिल्ली पुलिस वेलफेयर के नाम से एक संस्था नवज्योति बनाई, और वहाँ
इन लोगों का इलाज कर रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है कि उस समय में पुलिस ऑफिसर ने, एसएचओ ने पैसे दे करके रेहड़ी लगाने के लिए जो मुझ जैसे थे, जो जिनके बैड रिकॉर्ड थे, उनके काम धंधे खुलवाए और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके लौट आए। तो मेरी एडिक्शन इतनी बढ़ गई कि मैं करीब 10 से 12 साल घर से बाहर रहा हूँ, अपने बीवी बच्चों से अलग रहा हूँ, अपने घर से परिवार से अलग रहा हूँ। जेल आना जाना ऐसा हो गया था जैसे मेरा कोई रिश्तेदार का घर है। मेरी जिंदगी बिल्कुल नष्ट हो गई, मेरा जीने का कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन मुझे एक आशा की किरण दिखाई दी और मैंने जब इलाज लिया, मैं ठीक होने लगा। तो वो जो प्रेरणा मुझे वहां से मिली नवज्योति से, वो सिर्फ इतनी ही नहीं मिली कि मैं अपने आप को ठीक कर लूं, क्योंकि वो एक ग्रुप थेरेपी थी जो मैंने प्रोग्राम चलाया था। और उस ग्रुप थेरेपी से जब मेरा ग्रुप बना ठीक होने के बाद, जो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हुए, उस ग्रुप थेरेपी से हमने बहुत सारे लोगों को ठीक करने में उनकी मदद की। और जब थोड़ा सा टाइम बढ़ा हमारा ठीक होने का और समाज में अच्छी पहचान होने लगी हमारी, मुझे याद है करीब आज से 8-10 साल पहले न्यूज नेशन चैनल पर मैम किरण बेदी ने हमें वहां पर भेजा और हमारा 1 घंटे का इंटरव्यू हुआ। तो मुझे बड़ा, अपने आप से बड़ा प्राउड फील हुआ मुझे, मेरी परिवार को। मेरी वाइफ भी वहां गई। जिस जेल में मैं कैद काटा करता था, उस जेल में मेरी वाइफ एज ए विजिटर मेरे साथ गई। मुझे वहां से इन्विटेशन लेटर आया सुप्रिंटेंडेंट का, नशा छोड़ने के बाद। तो मतलब लाइफ प्राउड होती चली गई। और उसके बाद करीब अभी 8 या 10 साल पहले से मुझे बहुत ज्यादा एक सुनहरा मौका मिला कि मैं जिसके प्रति आभार प्रकट करना चाहता था, नवज्योति के प्रति, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था उसका। लेकिन मैं किसी वजह से जहांगीरपुरी नवज्योति संस्था में गया। वहाँ मुझे प्रेम सोनी मैम मिली। उनसे बात करके बिल्कुल ऐसा लगा जैसे परिवार के सदस्य हैं। मुझे हर छोटे बड़े इवेंट्स पे मुझे उन्होंने बुलाया। और फिर जब छोटे बड़े इवेंट्स पे जाने लगा तो मैम नीतू शर्मा जी भी वहाँ पर मिली मुझे, और बहुत सारे लोग मिले। मैं सबके नाम बताऊंगा ज़्यादा टाइम। तो मेरी जो इज्जत थी, मेरा जो समाज में सब कुछ खराब हो चला था, ये आस्ता आस्ता नवज्योति ने बढ़ा दिया। और मुझे बिल्कुल मेरे भाई की तरह प्यार करते हैं मैम प्रेम सोनी भी, नीतू मैम भी। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनसे बात करके। तो फिर मैं वहां से जुड़ करके जितने भी, मुझे ऐसा लगता है कोई हमारी बहन बेटी कोई परेशान है, मैं उनको वहां भेजता हूँ, वहां पर रेफर करता हूँ। और उनके घर भी सुलझे हैं, संवरे हैं, जिनको भी भेजा है मुझे बड़ा खुशी मिलती है। मेरी वाइफ वहां जाती है। और सबसे बड़ी बात कि जो मुझ जैसे, माफ करना थोड़ा सा इस फील्ड में भाषा ऐसी हो जाती है, मैं कहूंगा कि मुझ जैसे नशेड़ी को, जिसको सरकारी स्कूल में अपने बच्चे ना पढ़ाने का, पढ़ाने का भी कोई होश नहीं था। आज मेरी बेटी ने MSW के बाद नवज्योति से इंटर्नशिप की। मुझे बहुत अच्छा लगा, वहां से मुझे ऐसा मौका मिला, मेरी बेटी का भी एक आत्मसम्मान बढ़ा। तो मैं बिल्कुल बॉटम से भी बॉटम में चला गया था। ये तो था मेरे फंसने का। और अगर मैं ना फंसूं, या जो आज के युवा पीढ़ी है वो इससे कैसे बचे, तो इससे बचने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है, हम अपने आप को चेक करें। समय, सीमा और माहौल, 3 चीजें। अगर हम अपने आप को देखें कि हम जरूरत से ज्यादा किसी गैर जरूरी चीज को या गैर जरूरी फ्रेंड सर्कल को जरूरत से ज्यादा समय दे रहे हैं, समय को क्रॉस कर रहे हैं, तो हम कहीं गलत हो रहे हैं। हमारी कहीं सीमा बढ़ रही है किसी से बात करने में, किसी से रिश्ता रखने में, मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल जो फ्रेंड सर्कल होता है, उससे सीमाएं हमारी बढ़ती जा रही हैं, तो भी हम गलत जा रहे हैं। और फिर एक माहौल,
हम किस तरीके के माहौल में रहना पसंद कर रहे हैं। क्या हमें वो माहौल अच्छा लग रहा है जो हमारे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लग रहा, तो हम गलत हैं। मुझे बहुत पहले ही जो अपने माँ बाप की बात मान लेनी चाहिए थी, मैंने कभी नहीं मानी। अपने टीचर की बात मान लेनी चाहिए थी, मैंने कभी नहीं मानी है। मैंने सिर्फ मानी उन दोस्तों की जो मेरे जैसे थे और मेरी बात मानते थे, और वो वहीं ले गए जहां वो गए। तो मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि जब भी कभी आप अपने आप को चेक करते हैं, चाहे अपने आप को आप गलत पाएं या सही पाएं, वो किसी अपने सीनियर के सामने, अपने टीचर के पास, बड़े भाई के पास, पेरेंट्स के पास, अपने किसी सीनियर फ्रेंड के साथ उसको साझा करें, जो आपको लगता है कि मैं गलत हूं या ये लगता है कि मैं सही हूं। क्योंकि मुझे जो परेशान किया वो सिर्फ मेरे दिमाग ने किया, मेरी सोच ने किया, और मेरा ही दिमाग, मेरे ही दिमाग का इलाज कभी नहीं कर सकता। मैं दूसरे का कर सकता हूँ, दूसरा मेरा कर सकता है, लेकिन उसका नहीं कर सकता। और मैंने अब तक की जिंदगी जो यूजिंग में बिताई, तो मैंने यही चाहा कि मेरा दिमाग मेरा इलाज कर ले। और उस पर मैं क्या करता रहा, एक मैंने अपने इलाज बनाए हुए थे कि मुझे शराब छोड़ने के लिए गोली का इस्तेमाल कर लूँ, गोली छोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल कर लूँ। मतलब एक एक्सचेंज ऑफर मेरी लाइफ में आते रहे। लेकिन असलियत में कसूर उस नशे का नहीं था, कसूर मेरी बुद्धि का था, मेरी सोच, मेरी समझ, मेरे विचारों का था। मैं वैचारिक तौर पर एडिक्ट हो गया था। और एडिक्शन सिर्फ नशे की ही नहीं है। एडिक्शन हमें फोन की हो सकती है, एडिक्शन हमें घूमने की हो सकती है, एडिक्शन हमें नई गाड़ी की हो सकती है, एडिक्शन हमें बाहर के खाने की हो सकती है। हम एक्चुअली जरूरी और गैर जरूरी चीज में अंतर नहीं जान पाते हैं। और इसी के लिए एक 3 लाइन की एक प्रेयर है हमारे प्रोग्राम के अंदर कि ईश्वर हमें आत्म शांति व आत्म शक्ति दो उन चीजों को समझने की या स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, और इतनी हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें मैं बदल सकता हूँ। और लास्ट की है कि इतनी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में अंतर जान सकूं। तो जब आखिरी की लाइन की बात आती है सद्बुद्धि की, तो वो हमारा सीनियर होता है। मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा टीचर है, मेरा टीचर है, कोई भी जो मेरा सीनियर है, वो सही और गलत की सद्बुद्धि वो ही मुझे दे सकता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जब भी मुझे अपने आप को चेक करके जो भी रिपोर्ट आती है वो मैं अपने सीनियर को सौंप दूं। नहीं तो अगर एडिक्शन किसी भी प्रकार की मेरे अंदर आ गई, मान लीजिए मैं अभी सिर्फ इतना ही समझ रहा हूं कि नशा एक बुरी बीमारी है, बीमारी नशा नहीं है। मेरी मानसिकता बीमार है और उसने नशे को अपना इलाज बनाया हुआ है। मेरी बीमार मानसिकता बार बार अपना इलाज मांगती है। ऐसे ही जिनको फोन की एडिक्शन है, जिनको मतलब जरूरत से ज्यादा कोई गैर जरूरी काम करने की, उनकी जो बीमार मानसिकता है वो इलाज मांगती है। वो बार बार फोन मांगती है, बार बार ये मांगती है, और उसके बाद जब वो उसको ऐसा लगने लगता है या कोई दूसरा कहने लगता है कि गलत हो गया या ज्यादा हो गया, तो उसको फिर वो एक्सचेंज करना चाहे। और एक्सचेंज ऑफर में अगर सबसे पहले कोई चीज आएगी तो अपने दिमाग को और अपने शरीर को स्टिल करने के लिए एक ही ऑप्शन आता है, वो है नशा। जो आज के युवा बच्चे कॉलेज में, हॉस्टल में और कॉलेज में और स्कूलों में ले रहे हैं, वो पहला ऑप्शन नहीं था। कभी भी किसी बच्चे ने ये नहीं चाहा कि मैं नशा करके नशेड़ी बनूं। उसने तो एक चॉइस ली थी अपने आप को ठीक करने की,
वो अपने आप को ठीक रखना चाहता था, दूसरी चीजों से निकलना चाहता था, लेकिन उसे ये समझ नहीं थी कि जो चीज तो इलाज समझ करके ले रहा है, इसमें फंस कर रह जाएगा। इसका क्या इलाज है फिर? एक बीमारी का तो इलाज हो सकता है, लेकिन दवा का क्या इलाज है? क्योंकि हमने तो उसको दवा समझ करके लिया, एक फोन की एडिक्शन से निकलने के लिए, या घर वालों से डिप्रेशन में निकलने के लिए घर वाले डांटते हैं, या स्कूल के काम से जो उसका वेट आता है, हमारे पास बोझ आता है, स्कूल का प्रेशर आता है, और जितनी भी चीजें हैं, या एक यंग एज में ऐसे कह लीजिए कि किसी ने किसी को ब्रेकअप हो गया, किसी ने धोखा दे दिया है, मेल या फीमेल कोई भी, उसके लिए नशा किसी भी चीज का इलाज नहीं है। नशा ना तो कभी इलाज था, ना इलाज हो सकता। नशा उन लोगों के लिए है जो निराश होकर भी आशा ढूंढते हैं, और आशा भी निराशा में ही, मतलब बहुत बड़ी वाली निराशा है नशा, उसमें हम आशा ढूंढ रहे हैं। ये नशे को मैं डेफिनेट करूं तो मैं यही कहूंगा कि नशा वही लोग करते हैं जो निराश होते हैं, अकेलेपन में होते हैं। तो मेरी आवाज आ पा रही है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। हाँ जी बिल्कुल आ रही है ना आवाज? हाँ। हाँ जी तो हाँ जी। बच्चों को, मेरे घर में मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, बेटे की शादी हो गई है, जवान है दोनों, दोस्तों की तरह रहना है। तो मैं कह रहा हूं कि किरण बेदी ने हमारा दर्द समझे और हमारी हमदर्द बने, और मैं तो उनको एक भगवान के रूप में देखता हूँ। जितने भी एडिक्ट इंडिया के अंदर हैं, दुनिया का तो मैं नहीं जानता, मैं गिनती नहीं किया, उनके लिए भगवान का रूप है वो, और मैं तो उनको ऐसे ही मानता हूँ। बहुत सारे परिवार बस गए, और बीच में ही ये भी बात कहूंगा कि बच्चे जितने लोग आप नवज्योति से जुड़े हुए हैं, मैं इसकी तो आपको शुभकामना देता हूं कि आप ऐसी संस्था से जुड़े हैं, आप जहाँ से पता नहीं कितने लोगों को जीवन मिला है, मेरे जैसे कितने लोगों को, कितने सारे महिलाओं को इंसाफ मिला है। आप बहुत खुश नसीब हैं। उस ईश्वर का धन्यवाद करूंगा जिसने इस संस्था के साथ आपको जोड़ा और मुझे भी जोड़ा। तो बच्चों, इस एडिक्शन में हम फंसते तो ऐसे हैं, और ज्यादातर मुझे कोई भी चीज अगर फंसाती है तो मेरी जो बुद्धि है, उसका जो शानापन है, वो मुझे फंसाता है। मुझे जब भी ऐसा लगे कि मैं इसमें नहीं फंसूंगा, या जब भी ऐसा लगे कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये निश्चित है एक दिन वो ही मेरा सब कुछ बिगाड़ेगा और मैं उसी में फंसूंगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया मैं। जब हम ये बच्चों अपने माइक्स म्यूट ही रखें। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है अपने माइक्स म्यूट ही रखें। रमेश भाई के सेशन के बाद हम कुछ टाइम क्वेश्चन आंसर्स का रखेंगे, उस टाइम पे फिर हम अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिए। फिलहाल अपने माइक्स आप लोग म्यूट ही रखिए। थैंक यू। तो जब भी ये दिमाग मेरा मुझे परफेक्ट होने की मैसेज देता है, तो मैं कहीं गलत किसी आदत में फंसने वाला हूं, या गलत किसी काम में फंसने वाला हूं, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है। इसको बनाने वाले ने भी परफेक्ट नहीं बनाया। ये अगर परफेक्ट होता तो आज मैं अपने मम्मी पापा की देन नहीं होता, किसी एक की देन होता, मम्मी की या पापा की। तो लोग साझा होकर के इस जीवन को चला सकते हैं, इस दिमाग को बना सकते हैं। तो सबसे महत्व जो बात है वो ये है कि मुझे किसी का सहयोग चाहिए, वो कहीं से भी हो, कैसे भी हो, जैसे मुझे मिला। मैं अगर अपनी जिंदगी की पूरी डिटेल में बताने लगूं, टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं शॉर्ट में बता रहा हूं,
मेरा सब कुछ चला गया। 4 गवर्नमेंट नौकरी मैंने की और अच्छी अच्छी नौकरी की, मिनिस्ट्री में, पुलिस विभाग में, बैंक में, यूनिवर्सिटी में, सारी नौकरियां छुटी तो सिर्फ नशे की वजह से और मेरी ईगो की वजह से। मैंने अपना बिजनेस किया, मेरी फैक्ट्री थी पेंट की, सेफगार्ड की। मैंने जर्मन जाने का प्रोग्राम, मेरा सब कुछ टिकट वगैरह सब रिजर्व होने के बाद मैंने फाड़ दी, सिर्फ इस बात पे कि मेरा एक दोस्त सऊदी अरब से वापस आ गया था, वो भी दिल्ली पुलिस में ही था। वो इसलिए वापस आ गया था कि उसका वहां पर नशा खत्म हो गया था जितना वो लेकर गया था, और वो वहां से वापस आया, उसने मुझे बताया कि वहां पर हम नशा नहीं कर सकते। उसी दिन में मेरे दिमाग में ये विचार आया कि मुझे दूसरी कंट्री नहीं जाना जहां नशा नहीं कर सकते। इतनी कुर्बानियां, अपनी बीवी से अलग, बाहर जाने के ट्यूब, बिजनेस, नौकरी सब छोड़ दिया मैंने दोस्तों। यहाँ तक कि मुझे थोड़ा दुख भी होता है, लेकिन ऐसा भी लगता है कि मैं किसी को ऐसा बता करके प्रेरित कर सकूं कि वो भी सुधर सके। मैंने अपनी बेटी की गर्दन पे चाकू रख दिया, सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं दुनिया में। मैंने अपने पापा को कंधा नहीं दिया। जब मेरे पापा का डेथ का मैसेज मैं देने गया था, मुझे वहां कुछ दोस्त मिल गए पीने वाले, मैं उनके साथ ही बैठ गया, मेरे पापा को शमशान ले जाया गया। मैं अपनी ही शादी में फेरों पर नहीं मिला, मेरे छोटे भाई को फेरों पे बैठाने लगे थे। वो तो छोटे भाई को शर्म आई कि मैं ढूंढ कर लाता हूँ, वो मुझे ढूंढ कर लाया। उसने मेरी ससुराल में मेरे साले से ये पूछा कि आप ये बता दो आपके यहाँ खाली कमरे कौन से हो, वहीं मिलेगा। और जब मेरे साले ने खाली कमरा बताया और वो उस खाली कमरे में गया, मैं उस कमरे के अंदर बैठा हुआ नशा कर रहा था। इतनी भद्दी अपने बारे में पहचान बताऊं आपको कि मैं कौन था, कैसा था। लेकिन आज मुझसे आप जुड़े हुए हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल पे आप जुड़े हुए हैं, इतना जो मुझे सम्मान मिला, इतना आदर मिला मुझे, जो इतने लोग मुझे सुनने को तैयार हैं, जो मेरे बीवी बच्चे, मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं सुनने को तैयार थे, उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि मेरा नशा छूटा, मेरे अंदर सुधार आया। और उसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो नवज्योति इंडिया फाउंडेशन को जाता है। उस वक्त में दिल्ली पुलिस वेलफेयर नवज्योति संस्था थी। मेरा जो जुड़ने का, नवज्योति से फिर से जुड़ने का जो सुनहरी मौका मिला है, तो मैम प्रेम सोनी, मैम नीता शर्मा जी, द्विवेदी जी, इनको जाता है। मैं ये कहूंगा कि ये जो बिल्ड हुआ है मेरे अंदर, जो सम्मान बिल्ड हुआ है, इसमें सबसे पहला नींव जो है, बेस जो है, वो नवज्योति ने रखी, मैम किरण जी ने रखी। और उसके बाद आज तक जो नवज्योति स्टाफ मुझे संभाले हुए है, मुझे दूसरी तरफ नहीं जाने देती ये संस्था, मुझे बचाए हुए। और मैं आपसे भी कहूंगा कि आपकी लाइफ को ब्राइट होने से, आपकी जिंदगी का सितारा चमकने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप ऑनेस्टली नवज्योति से जुड़े रहें। सिर्फ कोर्स तक नहीं, उसके बाद भी। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। मैंने सब कुछ खो दिया था और आज इतना कुछ पा लिया है कि अभी जनवरी में 95 ब्लॉकेज, मेरा हार्ट, मुझे 2 वाल्व डले हैं। उसके बाद आप मेरे चेहरे पर देख रहे होंगे कोई शिकन नहीं है। 55 साल की मेरी उम्र, मैं 20 साल के लड़के के साथ दौड़ सकता हूँ। ये सारी चीजें मेरे अंदर आई, ये सिर्फ नशा छोड़ने से। और नशा कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम मुंह मोड़ लें, जिसको हम बंद करा दें, ठेके बंद करा दें, दूसरी चीजें, दूसरे नशे बंद करा दें। जी नहीं, क्योंकि नशा कभी भी मुझ तक नहीं आया।
मैं नशे तक गया हूं, मुझे अपने आप को रिपेयर करना है। और इसके लिए जो थेरेपेटिक कम्युनिटी है, जो तीसरी प्रोग्राम है जो मैम किरण बेदी ने चलाया नवज्योति, वो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको अटेंड करने के बाद हम नशा करने से पहले नशे से बचने के तरीके समझ सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। मेरा प्रयास है ये, मैंने दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर को लिख करके भी दिया है कि ये स्कूल में, जैसे कभी हमारा स्पोर्ट्स का पीरियड हुआ था और एक बाल सभा हुआ करती थी जब हम पढ़ते थे, तो एक हफ्ते में एक दिन ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए कि इस प्रोग्राम को बच्चों को बताया जाए। क्योंकि जब हमने नशा किया, जिस दिन मेरी जिंदगी में नशा, मैं उस दिन खराब नहीं हुआ, मैं खराब पहले से था। मेरे एटीट्यूड पहले से खराब थे और एटीट्यूड प्रॉब्लम ही मुझे एडिक्ट बनाता। नशा तो मेरी जिंदगी में बाद में आया। वो तो जब मेरे वो एटीट्यूड लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मेरे परिवार एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, जो स्टूडेंट लाइफ में मेरे एटीट्यूड थे, उस समाज को एक्सेप्ट नहीं, उससे डिप्रेस्ड होकर के मैंने नशा किया। तो जो मेरी एटीट्यूड प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई, वो रिपेयर हुए, तो मैं नशे से दूर हो पाया। और ये आजकल के बच्चों में मैं ज्यादा देख रहा हूँ, ये आजकल के बच्चों में मैं ज्यादा देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ स्कूल के 10th क्लास के 11th क्लास के बच्चे अपने बैग के अंदर नशे की चीजें रखते हैं। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। और जब मुझे दुख हुआ तो मैंने कुछ स्कूलों में जाना शुरू किया, प्रिंसिपल से बात की, और जितना भी समय मिलता है वहां जाता हूँ। जो 14 साल की उम्र मैं बताता हूँ कि मेरी 14 साल की उम्र थी, वही एक उम्र होती है एक नए जीवन में कदम रखने की। उसमें अगर हम बच जाए, ये हमारे पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, और जब हम 18 साल के बाद हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि वो जो हमारी एटीट्यूड है, जो हमारा व्यवहार है, बिहेवियर जैसा हमारा होगा, अगर हमारे अंदर गुस्सा होगा, हमारे अंदर बेचारापन होगा, अकेलापन होगा। 47 एटीट्यूड हमारे बेसिक हैं 47, और आप चाहेंगे तो मैं आपको भेज भी सकता हूँ। वो 47 एटीट्यूड पर अगर हम अपने स्कूल टाइम में काम कर लेते हैं, अपने जीवन में नशा आने से पहले उनको अप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे जीवन में नशा तो आएगा ही नहीं, लेकिन नाकामी भी हमारे जीवन में दाखिल नहीं हो सकती। ये मेरा अपना अनुभव है, कोई दावा नहीं है, सुना हुआ पढ़ा हुआ नहीं है। उस 47 एटीट्यूड में बहुत सारी चीजें हैं। गुस्सा है, चोरी है, झूठ बोलना है। चोरी सिर्फ किसी का पर्स चुराना नहीं होता। जो बात आपको फैमिली को बता देनी चाहिए, जैसे मैंने कहा कि हमें दोस्त की तरह रहना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ, नहीं बता रहे तो वो चोरी का एटीट्यूड है। वो एक दिन मुझे दुख देगा, जैसे चोर पकड़ा जाता है, उसको सजा मिलती है। ऐसे ही जिस दिन वो मेरी बात उजागर होगी और मेरी मर्जी के बगैर होगी, तो मुझे और ज्यादा दुख देगी। अगर वही बात मैं अपनी मर्जी से उजागर करता हूं उस इंसान के सामने जिसके सामने मैं उजागर करना चाहता हूं, तो मुझे नुकसान की बजाय फायदा देगा। क्योंकि पहली बार में, जब पहली बार में हम किसी चीज को ओपन कर देते हैं, वो हमें कभी दुख नहीं होगा। दुनिया की कोई भी चीज हो, कभी दुख नहीं। देखिए, हमारे 3 स्टेप हैं लाइफ के, एक फिजिकल, एक मेंटल, एक स्पिरिचुअल, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। हम पहली प्रॉब्लम जब लेते हैं तो फिजिकली लेते हैं, हमारे शरीर पर बीतती है कोई भी प्रॉब्लम हो। उसके बाद हमारे दिमाग पर बीतती है,
जिससे हम डिप्रेस हो जाते हैं। और उसके बाद जो स्पिरिचुअल पार्ट है हमारा, जो आध्यात्मिक पार्ट है, वो आध्यात्मिक पार्ट का वो नहीं है जिसको हम पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं। आध्यात्मिक का मतलब हमारे रिश्ते कैसे हैं, उस पर असर डालता है। जिसके ये दो पार्ट खराब हो जाए, फिजिकल और मेंटल, उसको स्पिरिचुअल पार्ट खराब करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद हो जाएंगे। नहीं तो हम ये देखें कि जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं समझते हम, उनसे हम कैसे संबंध रखते हैं, कैसे रिश्ते रखते हैं, ऐसे ही लोग हमसे रिश्ते रखते हैं। ये उस उम्र से लेकर के इस उम्र तक के अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं घर से दो, ये सिर्फ ऐसा नहीं, कोई फीमेल इस बात को ना समझे कि ऐसा मेल के लिए ही है कि मैं जो 10 साल घर से बाहर रहा, जो मैंने जेल देखी, जो मैंने शरीर पे चोटें खाई, दिमाग में खाई, रिश्ते खराब हो, ये फीमेल के लिए भी है। क्योंकि ये जो हमारा प्रोग्राम है, इसके अंदर रिकवरिंग एडिक्ट हैं या यूजिंग एडिक्ट हैं, वो फीमेल भी हैं। बहुत सारे फीमेल भी ऐसे हैं जो घर से बाहर है, उनको समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा, परिवार एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उनके साथ तो और बड़ी दुविधा ये है कि उनका लोग मिसयूज करते हैं, और इससे बाहर की तो क्या, जो एडिक्ट ही होता है खुद, जो पार्टनर होता है उस एडिक्शन में, ज्यादातर वो लोग उनका मिसयूज कर लेते हैं फीमेल को। फीमेल को ये ज्यादा समझना है, फीमेल के लिए ही ये प्रोग्राम है। क्योंकि मेल तो 10 में से 4 लोग इस बात को झेलेंगे या इस एडिक्शन में या नशे में आएंगे, लेकिन फीमेल को तो सभी को झेलना है, 100 में से 100 लेडीज को झेलना है। क्योंकि मैंने जो नशा किया, सिर्फ मैंने तो मजे लिए जिंदगी के, लेकिन जो झेला मेरी वाइफ ने, मेरी बहन ने, मेरी मम्मी ने, उन्होंने झेला। उन्होंने नशा नहीं किया, लेकिन इसको फेस करना पड़ेगा फीमेल को। इसलिए फीमेल को बहुत जरूरी है इसको समझना, वो नशा करे या ना करे। मेरी बहन का क्या कसूर था जो मेरा जीजा उसको कहता है तू समय क्या की बहन है? मेरी माँ का क्या कसूर था कि उसको लोग कहते हैं तू समय क्या की माँ? मेरी माँ गवर्नमेंट जॉब करती थी, एक कांस्टेबल आकर के उसको कुछ भी कह जाता था, धमका जाता था, डरा जाता था। एक स्टेज ये आई कि मेरी मम्मी ने लिख करके दे दिया डीसीपी ऑफिस में कि इसको चाहे चौक पे गोली मार देना, लेकिन हमारे घर पुलिस नहीं आई, क्योंकि हमारे घर में जवान बहू बेटियां हैं, बार बार पुलिस आती है। उन बहू बेटियों का कसूर क्या था? उनका कोई कसूर नहीं था। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उनके मुझसे रिश्ते थे, स्पिरिचुअल पार्ट में वो इन्वॉल्व थी। मैंने सभी को प्रताड़ित किया, किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन आज जब नवज्योति से थेरोपैथिक कम्युनिटी तीसरी प्रोग्राम लेने के बाद जब मेरे संबंध, मेरे रिश्ते अच्छे हुए, तो आज इतने अच्छे हुए कि मैम प्रेम सोनी और नीतू शर्मा जी, मेरी सभी बहन से अच्छे रिश्ते रख पाता हूँ मैं, जो अपनी बहन से नहीं रख पाया था। ये रिश्ते मुझे प्रोग्राम ने सिखाए, जो मैंने नवज्योति में लिया। तो अगर टाइम हो जाए तो मुझे प्लीज कोई इशारा कर देना या बीच में टोक देना, और क्योंकि बच्चों के सवाल भी होते हैं फिर। हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी। रमेश जी, मैं चाहूंगी एक इसमें हमारे बीच में एक वो है, अब आई थिंक ये एक सवाल आया है कुमार का कि कैसे मदद की जाए अपने फ्रेंड की जो ऑलरेडी नशे से ग्रसित है। अगर एज फ्रेंड्स ये लोग कुछ हेल्प करना चाहें, क्योंकि अपने आसपास ये बहुत सारे कई बार रिश्तेदार होते हैं हमारे, कई बार हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो हम देखते हैं कि या तो नशा ऑलरेडी उनको पकड़ चुका है, जकड़ चुका है, या वो नशे की तरफ बढ़ चुके हैं।
ऐसे लोगों की हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में कैसे मदद करें, वो एक बार अगर उस पे थोड़ा सा आप टिप्स दे सके बच्चों को तो वो इनके लिए बहुत हेल्पफुल है। एक्चुअली एडिक्शन की 3 स्टेज होती हैं, एक ग्रीन जोन, एक येलो जोन और एक रेड जोन। जब वो ग्रीन और येलो में होता है तो वो बात करने लायक होता है, हम उससे बात कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जब वो रेड जोन में चला जाता है, ज़्यादा वायलेंट होने लगता है, उस बात को सुनता ही नहीं है और अपनी अपनी कहता है, तो उस कंडीशन में हमें ये करना चाहिए, उसकी फैमिली से बात करें, हम उसके सामने बिल्कुल बात ना करें, वो चिढ़ जाएगा। कभी भी नशा छोड़ने की उससे बात ना करें, उसकी फैमिली से करें, किसी उसके दूसरे फ्रेंड से करें, एक किसी काउंसलर से करें, किसी को कंसल्टेट करें, किसी काउंसलर को। इसमें रमेश जी हमने ये भी देखा है बहुत बार कि जैसे बहुत नशा काफी करता है एक युवा वो, और उसमें उसको जैसे आपने बोला कि उसको जब बोलेंगे तो वो तो चिढ़ जाता है, वो ट्रीटमेंट के लिए जाना नहीं चाहता है। तो ऐसे में फिर कैसे उसको सेंटर तक ले जाया जाए, क्योंकि हमने कई बार देखा है हमारे परिवारों में ऐसे सदस्य होते हैं या आसपास के लोग होते हैं जो नहीं जाना चाहते हैं और बहुत तमाशा फिर करते हैं, सेंटर तक नहीं तो उन लोगों को सेंटर तक ले जाने का, ट्रीटमेंट तक ले जाने का क्या तरीका है, कैसे ले जाया जाए उनको? उनकी फैमिली से बात करने के बाद अगर फैमिली एग्री हो जाती है तो उसको हम ले जाते हैं। अच्छा, तो ऐसे सेंटर्स हैं जो खुद आके ले जाते हैं पेशेंट को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, अच्छा। और कैसे इसमें भी आपकी एडवाइस चाहूंगी रमेश भाई कि जो जैसे अभी हमारे बच्चे हैं, जैसे आपने बोला 14, 15, 16 साल एक बहुत ऐसे ईयर्स है कि अगर यहाँ पर हम बच्चों को अपने संभाल लें तो बच्चे संभल जाएंगे। तो एज पेरेंट्स, हमारे आज के मीटिंग में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो जिनके बच्चे हैं जो एडोलेसेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसे साइंस हैं जो कि वार्निंग साइंस हो सकते हैं किसी पेरेंट के लिए कि ये अगर बच्चे के अंदर कुछ ऐसे बिहेवियरल चेंज आ रहे हैं, ऐसे क्या चीजें हैं जो एज पेरेंट हम अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें कि अगर इस टाइप के साइंस आ रहे हैं, चेंजेस बिहेवियर में आ रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात हो सकती है? ऐसे क्या साइंस हो सकते हैं बच्चों के? देखिए, उसके लिए जब भी बच्चे से आप कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई पूछते हैं कहाँ था, क्या कर रहा था या जो भी है, वो ज्यादातर एक ही जैसा जवाब रिपीट करता है जी। मतलब सवाल आपके 6 हैं और उसका जवाब एक ही जैसा होता ज्यादातर। अकेलेपन में वो रहना पसंद करता है। तो ये उसके साइन है कि वो किसी गलत दिशा में है। जी जी। और सबसे बड़ी बात टाइम टेबल है, उसका टाइम टेबल अगर वो ठीक नहीं है, उसका टाइम टेबल, हाँ जी, और कंटिन्यू ठीक नहीं है, तो ये निश्चित है टाइम टेबल खराब होने के बाद कि वो गलत दिशा में जा रहा है। हाँ जी। तो उस टाइम पे हमारा एज पेरेंट या एज एजुकेटर्स या काउंसलर्स क्या रोल होना चाहिए कि कैसे उन बच्चों को काउंसलिंग करा जाए या संभाला जाए कि उसी टाइम पे वो बच्चा जो है अपनी आदत छोड़ दे? तो एज पेरेंट्स क्या रोल होना चाहिए उस टाइम पे? उस टाइम पे पहले तो हमें ये चाहिए कि उसका कोई दोस्त, कम से कम 2 से 3 दोस्त ऐसे हों जिनके कांटेक्ट नंबर हमारे पास भी हों। जी। नहीं है तो ले लें। हाँ जी। उनसे नॉर्मली बात करें, उनको ऐसा ना लगे कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं किसी को। जी। और जब भी कभी कभी बच्चे के साथ एक फ्रेंड ग्रुप बना करके उनके दोस्तों को भी बुला करके उनसे बात करें। और वो ऐसा नहीं करना चाहेगा तो शायद वो ज्यादा गलत हो चुका है। ओके, हाँ जी। मतलब कहने का कि उनको दोस्त बना कर रखें बच्चे को। जी, और उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि बच्चा कई बारी सारी चीजें नहीं कह पाता, तो उसको चाहिए कि पेरेंट्स को कुछ चीजें ऐसी जो हमने अभी तक नहीं बताई अपनी लाइफ से उसके सामने छोटी सी शेयर करें, हम उसको करके दिखाएं, कहकर नहीं। जी जी, बिल्कुल। अभी एक सवाल एक स्टूडेंट ने पूछा है कि जिस सॉल्यूशन के लिए कोई भी नशे की तरफ जाता है, वो सॉल्यूशन उसे नहीं मिलता, तो फिर वो क्यों जाता है नशे की तरफ? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जब वो एक बार नशा ले लेता है, वो जिस सॉल्यूशन के लिए वो गया था उसको वो तो नहीं मिला,
लेकिन उसके विड्रॉल्स मिल गए उसे, जिसको बार बार रिपेयर करने के लिए वो फिर कहीं और जाएगा ही नहीं, वो उसी में उलझ के रह जाता है। बिल्कुल, उसके विड्रॉल्स को रिपेयर करता रहता है वो। हाँ, वो एक्चुअली अपना जो टारगेट होता है उसको भूल जाता है। जी, एक्चुअली बच्चे को लगता है कि इससे मुझे सोल्यूशन मिलेगा, बट वो सोल्यूशन उसे नहीं मिलता और प्रॉब्लम्स अपने लिए और अपने परिवार और समाज के लिए वो बच्चा खड़ा करता चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल का हाथ होता है, उसका एक अपना एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल, कि उसका पहले कोई दोस्त ऐसा कर चुका होता है कि सोल्यूशन के लिए वो एडिक्शन की तरफ जा चुका होता है, लेकिन वो दोस्त अभी इस हद तक नहीं गया होता कि उसको छोड़ने की जरूरत हो। उसको ऐसा लगता है कि मुझे सोल्यूशन मिल गया जी। ये येलो जोन की बात है। हाँ जी, हाँ जी। रमेश सर, मेरा भी क्वेश्चन था कि जो लोग नशा किसे हाँ जी, जो लोग नशा करते हैं उनको नशा छुड़वाने के लिए उम्र कैसे इंक्रीज करें, कोई तरीका है? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। क्या मैं ये जो मैं समझ रहा हूँ कि जो लोग नशा करते हैं उनका नशा छुड़वाने का कोई तरीका, ये पूछ रहे हैं क्या आप? हाँ, वो खुद से कैसे अपनी विल पावर बढ़ा सकते हैं, मतलब कैसे उनको उनकी विल पावर बढ़ाएं ताकि वो नशा छोड़ दें। विल पावर तो उनके पास है ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि विल पावर होनी चाहिए नशा, अगर विल पावर होती तो वो नशे को आउट ऑफ कंट्रोल कभी नहीं जाने देते। तो ये तो उम्मीद ही ना करें कि उनकी विल पावर काम करेगी। और पावर उनके पास बहुत है। उस पावर को इस प्रोग्राम के जरिए, चाहे वो ओपन डोर हो या इंडोर हो, इस प्रोग्राम के जरिए यूटिलाइज किया जा सकता है। उस पावर को जब यूटिलाइज करके हम उसको इस फील्ड में ले आते हैं, उसकी सोच को नशा छोड़ने पर ले आते हैं, तो वही पावर उसकी विल पावर बन जाती है और वो नशा छोड़ पाता है। बिल्कुल, जैसे गुरनाम रमेश भाई ने भी बताया कि हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पेशेंट कौन सी जोन में है, रेड जोन में है, येलो में है, ग्रीन में है। तो अगर तो रेड जोन येलो जोन में है तो उसको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए ही अपना नशा छुड़ाने के लिए। वो अपने आप से नशा शायद ना छोड़ पाए, तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प बच्चे को प्रोवाइड करानी ही पड़ेगी। जैसे और बीमारियां हैं जिसका जो बिना इलाज के ठीक नहीं हो सकती, ऐसे नशा हमें ये समझना पड़ेगा कि नशा भी एक बीमारी है जिसका इलाज संभव है, पर उसको इलाज करवाना पड़ेगा तभी छूटेगा। अपने आप से ठीक होना एक स्टेज के बियॉन्ड मुश्किल है, तो उसके लिए इलाज चाहिए बच्चे को, और वो प्रोफेशनल हेल्प चाहिए उस बच्चे को। है ना रमेश भाई? ये जी भी बीमारी नहीं, बीमारी ही है ये। हाँ जी, हाँ जी। एडिक्शन इज डिजीज। हाँ जी, समझे, बीमारी है ये, डिजीज है ये। बिल्कुल। रमेश भाई, एक क्वेश्चन और आया है कि क्या सब टेंशन्स का रास्ता नशा है? नशा करने से टेंशन्स कम होती हैं? नहीं, ऐसा रास्ता बना लेते हैं, ये रास्ता तो नहीं है, ये रास्ता नहीं है। लेकिन क्या है कि हम जैसे हम नॉर्मल व्यक्ति सोना चाहता है, यानी कि इस दिमाग को आराम देना चाहता है, वो इस दिमाग से परेशान है जिसको हम थकावट बोल देते हैं। जो एक अच्छा व्यक्ति दिन भर काम करके थकता है तो वो सोना चाहता है। तो वो जो एडिक्ट होता है, जो नशा करने से पहले की कंडीशन पे होता है, वो एक्चुअली इतना थक चुका होता है अपने सारे एफर्ट्स करने के बाद, वो जिस भी दुविधा में है उससे निकलने के लिए, जिस परेशानी में है अपनी उम्र के हिसाब से, तो वो इतना थक चुका होता है, उसको अपने इस दिमाग को कुछ देर के लिए सुलाना है। जो नॉर्मली हमें नींद आ रही है उसको नहीं आ रही, उसको सुलाने के लिए कुछ चाहिए, और उसके लिए वो एक्स्ट्रा पावर यूज करता है, और वो एक्स्ट्रा पावर स्लीपिंग टैबलेट में है या फिर नशे में है। और अगर फैमिली में कोई घर में बड़ा नुकसान करता है और कोई मतलब बच्चा छोटा है, वो देखता है उसको नशा करते हुए, तो वो क्या करे? नहीं, इसके लिए देखिए, ये तो फैमिली की जिम्मेदारी है। जैसे मैंने बताया कि 3 स्टेप हैं इसमें, अभी 3 जोन बताए। तो ऐसे किसी चीज को करने के लिए, सीखने के लिए एक 3 स्टेप होते हैं।
पहला होता है देखना, दूसरा होता है सीखना और तीसरा होता है करना। अगर परिवार में कोई खुलेआम नशा कर रहा है बच्चों के सामने, तो वो पहले देखेगा और फिर उसको सीखेगा ये करते कैसे हैं, किस लिए करते हैं, किस टाइम पे करते हैं। और सीखने के बाद इंसानी बुद्धि एक विकास करने वाली बुद्धि है। हर व्यक्ति विकास करता है, आज जहां वो उससे आगे जाना चाहता है, लेकिन वो डाइवर्ट हो जाते हैं ऐसे बच्चे, तो उस पर वो ये चाहता है कि मैं इसको करके देखूं, और फिर वो एक दिन करता है। तो पहले 2 स्टेप से अगर फैमिली बचा दे उसको, देखने और सीखने वाले स्टेप से बचा दे, कम से कम अपने घर में तो ऐसा माहौल बना सकते हैं हम कि ना पिए, बाहर कंट्रोल नहीं है हमारा। नमस्कार सर, मेरा एक छोटा सा पर्सनल सवाल है आपसे कि जैसे आपने बताया कि आप नशा करते थे, सब कुछ छोड़ चुके हैं। मान लीजिए कि लाइफ में अब किसी मोड़ पे आपके वो दोस्त आपको किसी ना किसी पार्टी में कहीं पे मिलते हैं और आपको प्रपोज करते हैं, तो कभी ना कभी आपको फिर वही दिन याद आते हैं या नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं, लेकिन अब मुझे ये प्रोग्राम लेने के बाद सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। आई थिंक वहाँ कहीं नेटवर्क में रमेश भाई के नेटवर्क में इशू है। इसमें एक जो किसी स्टूडेंट ने, जब तक वो ज्वाइन करे, एक स्टूडेंट ने जो सवाल पूछा था हेलो हाँ जी रमेश जी, हाँ जी कहिए। हाँ, सो ये संतोष जी पूछना चाह रहे हैं कि उस टाइम पे आप कैसे हैंडल करते हैं वो सिचुएशन, अगर पुरानी चीजें याद आती हैं। और क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि और कहते भी हैं कि रिलैप्स ट्रीटमेंट का हिस्सा है। सो उस टाइम पे कैसे अपने आप को कंट्रोल किया जाए ताकि दोबारा से रिलैप्स होने का जो खतरा है, रिस्क है, वो हम कम कर सके। ऐसा है कि जब अर्ली रिकवरी स्टार्टिंग में, जब हमें कहीं ऐसी जगहों पर जाना होता था पुरानी रिश्तेदारी में या दोस्तों में, तो हमारे लिए कंडीशन थी कि मैं अकेला कभी ना जाऊं, दूसरा एक रिकवरिंग एडिक्ट मेरे साथ होना चाहिए। स्टार्टिंग के 5 साल में ये कंडीशन है, क्योंकि 5 साल के बाद ही मेरा पुनर्वास होता है, एक नए जीवन में मैं कदम रखता हूँ। उससे पहले मेरा वो लर्न पीरियड होता है 5 साल तक, और उसके बाद आज मुझे वो जो लोग मिलते हैं जिनके साथ मैं नशा करता था, बल्कि उनको इतना प्रॉफिट होता है कि वो इम्प्रेस होते हैं और मुझसे ये पूछते हैं कि कहाँ इलाज कराया, मेरा भी करा दो। और मुझ में ऐसी कोई बात नहीं आती, ऐसा कोई विचार नहीं आता कि मुझे भी नशा करना चाहिए, क्योंकि जैसे कोई एक रिलेशनशिप होती है कि कोई धर्म होता है, ऐसे ही इसमें प्रेयर है जो सुबह करके हम प्रेयर घर से निकलते हैं और शाम को घर जाकर के प्रेयर करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुझे आज दिन भर नशा मुक्त रखना, और शाम को धन्यवाद करते हैं कि तूने आज नशा मुक्त रखा। वो पावर काम करती है जो हायर पावर है मेरे ऊपर। जी जी, एक सवाल और है, वो कह रही हैं, रेखा पटियाल जी का सवाल है कि जो आदमी खुद नशा इतना ज्यादा कर लेता है और छोड़ना ही नहीं चाहता, तो उसको कैसे मदद की जाए? कई बार क्योंकि वो खुद, उनके अंदर खुद ही वो इच्छा शक्ति नहीं है कि हम छोड़ सके, और उसको समझ ही नहीं है कि वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। तो उन लोगों को कैसे सुधारा जाए जिनके अंदर वो ना ट्रीटमेंट लेने का इच्छुक है, ना सुधरने के इच्छुक है, ना उनको ये एहसास भी है कि वो गलत है? ऐसे लोगों के लिए क्या इलाज है? जो रेड जोन है वो यही है, जो छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक था। उसके लिए उनको कैप्चर किया जाता है, क्योंकि एक डॉक्टर के पास, एक एमडी डॉक्टर के पास पावर होती है कि 28 दिन तक उसकी बिगर मर्जी के उसको बंदिश में रखा जा सकता है, और उस 28 दिन में उसके विड्रॉल सिम्टम जो होते हैं उनको रिकवर करके उसके अंदर फिर इच्छा जागने लगती है, क्योंकि वो उस वक्त होश में नहीं होता। एक चेन में होता है, रेड जोन में आदमी जो होता है एक चेन में होता है एडिक्ट। जब वो नशा कर लेता है तो वो नशा छोड़ने की बात करता है, और जब उसका नशा उतर जाता है तो वो नशा अरेंज करने की बात करता है। उस नशा अरेंज करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, घर में क्लेश कर सकता है, चोरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उस वक्त उसका यही तरीका है कि उसको एक 90 डेज का प्रोग्राम है ये,
उसके बाद उसके अंदर जो आप इच्छा शक्ति कह रहे हैं, उसके अंदर वो इच्छा शक्ति जग जाएगी और वो फिर वो छोड़ने के लिए उस प्रोग्राम को करने लगेगा। जी जी। सो एक स्टूडेंट ने और पूछा है कि क्या ये सच है कि मेडिसिन से नशा छूटता है? अगर ऐसा होता तो सभी लोग अपना नशा छुड़ा लेते। नहीं, मेडिसिन से कोई नशा नहीं छूटता है, क्योंकि जो मैं नशा कर रहा हूँ वो भी तो एक मेडिसिन ही है। अल्कोहल मेडिसिन है, वो दवा है एक अल्कोहल। मुझे तो ओवर लिमिट एडिक्ट तो मैं इसलिए हुआ कि मैं ओवर लिमिट था, मेरी कोई सीमा नहीं थी। जो विड्रॉल सिम्टम होते हैं 3 दिन से लेकर के 10 दिन तक, उसमें दवाई दी जाती है। उसके विड्रॉल, फिजिकल विड्रॉल को कंट्रोल करने के लिए जब दवा दी जाती है उसको, उसके बाद कोई दवाई नहीं जी। वो दवा लेकर के तो आपने नशा को एक्सचेंज कर लिया, छोड़ा नहीं। जी। सो जो रमेश भाई ने बोला कि आप ये समझना होगा कि इसमें दवाई से ज्यादा जो ट्रीटमेंट का पूरी जो पद्धति रहती है, जो मेथड रहता है, वो काउंसलिंग और थेरापेटिक कम्युनिटी और उनके बिहेवियर पे काम होता है। सो बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रीटमेंट का हिस्सा है, केवल मेडिसिन नहीं। मेडिसिन से तो शायद विड्रॉल ही मैनेज होता है। हाँ जी, हाँ जी। जो नवज्योति जब नवज्योति इंडिया फाउंडेशन ट्रीटमेंट सेंटर हम अपना प्रोग्राम चला रहे थे, तो हम होम्योपैथी यूज करके, योगा, नेचुरोपैथी यूज करके विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करते थे। और अलग अलग छोटी सी बॉटल के अंदर। हाँ जी। सो अलग अलग सेंटर्स अलग अलग तरीके से विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करते हैं, परंतु उसके बाद पेशेंट के बिहेवियर काउंसलिंग के माध्यम से और एक ट्रीटमेंट का एक पूरा मॉडल है, उसके माध्यम से उसका इलाज होता है। सो खाली मेडिसिन से नहीं। सो आई थिंक हमारा टाइम हो चुका है। कोई एक बार मैं देख लेती हूँ, कोई और लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, एक क्वेश्चन है, सर नशा इतना बुरा है तो गवर्नमेंट उस पर रोक क्यों नहीं लगाती? देखिए, सबसे पहली जो जरूरी चीज है मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने लॉकडाउन में भी देखा होगा 70% गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू इनकम है वो शराब से है या नशे से है। और दूसरी बात, नशा जो है उसकी एक लिमिट है। जो नशा देख रहे हैं उसकी एक लिमिट है। अल्कोहल एक मेडिसिन है, वो 30 ml तक, 30 ml अगर आप नशा लेते हैं तो वो इलीगल नहीं है। 30 ml अगर अल्कोहल लेते हैं तो वो इलीगल नहीं है। ऐसे ही दुकानों पे स्लीपिंग टैबलेट हैं और दूसरी टैबलेट्स हैं जो केमिस्ट बेच रहे हैं, अप्रूवल है वो। अगर वो मैं की बजाय 10 टैबलेट ले लूँ तो उसमें केमिस्ट का कसूर नहीं है, ना बेचने वाले का, ना सरकार का। मेंटेलिटी मेरी खराब हो चुकी है, तो हम सरकार को दोष नहीं दे सकते। जी। सो हमें ये समझना पड़ेगा, जैसे रमेश भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली अपने सेशन के दौरान कि नशा हम तक नहीं आता, हम नशे तक जाते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारे जीवन में, अगर अभी आज का सेशन हम समराइज करें क्योंकि समय हो चुका है, 2-3 बातें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो हमें ये समझना है कि हमारे जीवन में एक कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हम नशे की तरफ जा सकते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे दोस्तों का होता है, हमारी कंपनी होती है। किस तरीके के दोस्त लोग हैं जो हमारे आसपास हैं, किस तरीके का माहौल है जिसमें हम उठते बैठते हैं, उस चीज का बहुत ध्यान रखना है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को दोस्तों की तरह रखना है ताकि बच्चे अपनी दिल की बात पेरेंट्स से कर सके। हमारा कंपटीशन हमारा खुद से होना चाहिए। जैसे रमेश भाई ने बोला कि उनका जो एक सोच थी कि मेरा दोस्त ही हमेशा फर्स्ट क्यों आता है, मैं क्यों नहीं आता, तो वो जो एक कंपटीशन की भावना हमारे अंदर हो जाती है जिससे कि हम हीन भावना के शिकार हो जाते हैं, उस पे हमें बच्चों को ट्रेन करना है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस रहे, सेल्फ एस्टीम रहे और बच्चे अपने अंदर के जो सोच है वो खुल के किसी ना किसी, या अपने माता पिता या बड़े भाई बहन या कोई ऐसा समझदार व्यक्ति जिसको वो मेंटोर मानते हैं, गाइड मानते हैं। टाइम टू टाइम कभी हमारे अंदर निराशा आ जाती है, कभी हमारे अंदर हमारा उत्साह खत्म होता है, जो सभी के साथ होता है।
तो हमारे को हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा हमारा मेंटोर होना चाहिए, गाइड होना चाहिए, जिससे हम खुल के अपने दिल की बात कर सके, जो हमें सही मार्ग दिखा सके। उसका सॉल्यूशन नशा नहीं होता। तो अगर हम इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो हम नशे की तरफ जाने से बच जाएंगे। परंतु अगर फिर भी कोई हमारा अपना जानकार, दोस्त, रिश्तेदार या आप समुदाय में आपस के लोग अगर नशे में पड़ जाते हैं तो उनको प्रोफेशनल तरीके से ट्रीटमेंट चाहिए। ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि नशा एक बीमारी है और इसका इलाज संभव है, मगर उसके लिए सही टाइम पे ट्रीटमेंट सेंटर उस व्यक्ति को ले जाना होगा, ट्रीटमेंट सेंटर के संपर्क में आना होगा, और जो भी वो बताते हैं, क्योंकि उसमें उस टाइम पे भी फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सपोर्ट हमें अपने पेशेंट को देना पड़ेगा। जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, जब समाज में वापस रिहैबिलिटेट होते हैं, उस टाइम पे भी उस पेशेंट को बहुत एटलीस्ट शुरू के 5 साल बहुत सपोर्ट चाहिए। तो वो सपोर्ट सिस्टम हम अपने समाज में बनाएं ताकि उनको हीन भावना से ना देके उनको समाज में वापस इंटीग्रेट करने में हम पूरी मदद कर सकें। हमें पूरा फोकस इस बात पे रखना पड़ेगा कि एक सामाजिक इंसान, एक सिटीजन के तौर पर, एक नागरिक के तौर पे हमारी क्या जिम्मेदारी है, बजाय ये सोचने की कि सरकार ये क्यों नहीं कर रही या सरकार वो क्यों नहीं कर रही। उसके पीछे बहुत कारण है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम एक नागरिक, अच्छे नागरिक के तौर पे हम क्या भूमिका निभा सकते हैं, उस पे हम लोग फोकस करें। सो रमेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे से सब कुछ समझाया। और बच्चों एक चीज और थी। हाँ जी प्लीज मैम, जो अभी आप बच्चों की बात कर रहे थे, तो बच्चों को एक चीज का, इस बात का भी ध्यान रखना पेरेंट्स को कि वो अगर 8th क्लास में है तो उसी के बैच के बच्चों के साथ उसकी दोस्ती हो, 10th 12th वालों के साथ कभी दोस्ती हो तो वो उसके ज्यादा चांस है गलत होने के। यानी कि सीधा कहें तो अपने से बड़ी उम्र वालों के साथ दोस्ती अच्छी नहीं है। ये परिवार को, पेरेंट्स को ध्यान रखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी फिर से किसी ने बोला कि बताइए सरकार क्यों नहीं इस चीज पे रोक लगाती। जैसे रमेश भाई ने बोला कि एक क्वांटिटी है, एक लिमिट है जिसके अंदर पीना गैर कानूनी नहीं है या कुछ दवाइयां लेना गैर कानूनी है। वो लिमिट क्रॉस होने के बाद प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए सरकार, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू आता है, तो हमने जैसे बोला अभी हम उस चीज पे फोकस ना करें कि सरकार को क्या करना चाहिए, करना चाहिए। हमें फोकस करना है कि हमें क्या करना है, अपना बचाव कैसे करना है, अपने लोगों का बचाव कैसे करना है, और अगर भगवान ना करे वो नशे से ग्रसित होते हैं तो उनका इलाज कैसे कराएं, हम उस पे फोकस करें तो हम इस चीज पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सो धन्यवाद रमेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा आत्मनिर्भर बने। बिल्कुल बिल्कुल, आप आत्मनिर्भर बने, अपना देखभाल करें, अपने समाज को एक अच्छी दिशा की तरफ लेके जाएं, अपने बच्चों के साथ दोस्ती बना के उनके दिल की बातें समझे, उनके बिहेवियर के ऊपर नजर रखें और एक बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक सोच अपने घर परिवार में क्रिएट करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई, आपका, आपने इतना समय दिया हमारे बच्चों को, हमारे स्टाफ को। बहुत ही एक यूजफुल ये सेशन रहा हमारे लिए, और मैं हमारे जितने हमारे साथ जुड़े उनका भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बड़े पेशेंटली आपको सुना, सवाल जवाब करे, इतने अच्छे सवाल भाई को हमारे से कनेक्ट कराया से। और थैंक यू विकास, गुरनाम, कराला की टीम पूरी, एंड आवर स्टूडेंट्स एंड बवाना के बच्चे जो जुड़े। सो सभी जो लोग जो पूरे प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारा यूट्यूब, रमेश भाई, ये यूट्यूब चैनल पे हम लोग नवज्योति के यूट्यूब चैनल पे इसको हमने लाइव किया है। सो अगर आप आगे किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, विकास आपके साथ शेयर कर देंगे। सो बच्चे भी वहां पे जाकर भी हमारे नवज्योति के यूट्यूब पे, सो उसको भी हम लाइक करके सब्सक्राइब करें, ताकि टाइम टू टाइम जो भी सेशंस हमारे होते हैं वो आप लोगों को पता चले क्या सेशंस हैं और आप उनको देख सकें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू।